सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इसके को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि आरू ने फिर से तुलसी का दिल तोड़ दिया होता है, वो भी हजारों टुकड़ों में तोड़ा होता है। उसकी बातें तुलसी को इतना हर्ट करती हैं कि तुलसी से कुछ कहा भी नहीं जाता है। इधर तुलसी अपने रूम में आती है और वहीं आरू की और अपने फोटो फ्रेम को लेकर बैठकर रोने लग जाती है। अब इसके आगे इधर आरू छत की रेलिंग पकड़े खड़ी थी। वो भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। आरू के भीगने से उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे। इस वक्त उसकी आंखें लाल थी और वो उसकी आंखों के सामने बार बार तुलसी की आंसुओं से भरी आंखें आ रही थी, जिससे उसकी पकड़ रेलिंग पर कसती जा रही थी। ये एक ही चीज़ तो थी जो वो कभी नहीं देखना चाहती थी। वो हमेशा से बस तुलसी को खुश देखना चाहती थी। उसने कभी भी किसी को तुलसी को दुख पहुंचाने नहीं दिया। जो भी तुलसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता और उसे नहीं छोड़ती थी। लेकिन आज वो उसके दुख का कारण खुद बन बैठी थी। जिस लड़की पर एक खरोंच तक बर्दाश्त नहीं थी उसे, आज उसी ने उस लड़की को दुनिया जहाँ का सारा दुख दे दिया था। 1 साल की शादी में उन लोगों ने कई बार उतार चढ़ाव देखे। कोई पहली मुसीबत नहीं थी जिससे उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी थी। आज से पहले भी उन्होंने कई मुसीबतों का सामना अकेले किया था, लेकिन शायद ये शीतल नाम की मुसीबत उनकी ज़िंदगी में तूफान बन के आई थी, जिससे उनकी खुशियाँ ही उजाड़ दी थी। आरू अपनी लाल आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, बस आज की रात तुम्हें जितना रोना है रो लो, क्योंकि कल से तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा तक नहीं होगा। कल से हमारे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैं शीतल नाम की मुसीबत का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगी और ये दुनिया देखेगी आरू की हैवानियत। इस वक्त आरू के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी, मानो जैसे आने वाले कल में वो कुछ बहुत बड़ा करने वाली हो। लेकिन जो वो सोच रही थी, क्या वो इतना आसान था? क्या सच में वो तुलसी को खुशी खुशी साथ रहने वाले थे? इसका जवाब तो किसी को नहीं पता था। इधर शीतल ने जब से ये सुना था कि आरू और उसकी शादी होने वाली है, तो शीतल आज खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आखिर खुश भी क्यों ना हो, उसके बरसों का सपना जो पूरा हो रहा था। इतने सालों से वो जिस चलते हवेली में रह रही थी, आज वो मकसद पूरा हो रहा था। वो आरू उसकी बनने वाली थी। शीतल इस वक्त अपने रूम में मौजूद थी और उसने पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े फैले हुए थे। उसने कई जगह के लहंगे इस वक्त अपने बिस्तर पे रखे हुए थे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। भले ही शादी मंदिर में होने वाली थी, लेकिन शीतल चाहती थी कि आज वो सबसे खूबसूरत लगे। वैसे तो शादी से पहले हल्दी की रस्म होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि शादी दोपहर को ही थी। इसलिए शीतल ने भी हल्दी या बाकी रस्मों की जिद नहीं की, क्योंकि उसका मकसद तो सिर्फ आरू से शादी करना था। बाकी भी कोई भी चीज़ से उससे कोई खास मतलब नहीं था। इतने लहंगे के देखने के बाद आखिरकार शीतल को एक लहंगा पसंद आता है, जिसे वो झट से उठा लेती है और उसे खुद के ऊपर लगाते हुए अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है, वाह गजब, आज तो तू कत्तई जहर लग रही है शीतल। आरू तो तुझे देखेंगी तो फिदा ही हो जाएंगी। शीतल ये सब खुद की तारीफ करते हुए कह रही थी। उसके चेहरे पर ना बयां कर देने वाली खुशी थी। वो शादी के लाल जोड़े में हाथ फेरते हुए कहती है,
आज मेरा परसों का सपना पूरा होगा। मेरा सपना इस हवेली पे राज करने का, यहाँ के सॉरी राजपूत परिवार की मालकिन और आरू की वाइफ बनने का। आपको अपना बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया आरू। आपके कितने ताने सुने, फिर आंखों में गुस्सा लेके गए। आपको दिन रात उस तुलसी के साथ देखकर मैं बता नहीं सकती कि मैं जब भी आपको उसके साथ देखती थी तब मेरे दिल पे क्या गुजरती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था मानो कोई मेरे दिल पे छुरियों से वार कर रहा है। और फिर उस लहंगे को गले लगा के, लेकिन देखिए ना, जो जिसका होता है आखिर में वो उसी को मिल जाता है। आप तो हमेशा से सिर्फ मेरी ही थी, सिर्फ शीतल की। वो तो उस तुलसी ने बीच में आकर हमें अलग कर दिया, लेकिन अब मैं किसी को भी अपने बीच में नहीं आने दूंगी, ना तुलसी को, ना ही किसी और को। ये सब शीतल किसी सनकी की तरह कह रही थी। उसने लहंगे को कुछ इस तरह गले लगाया हुआ था मानो वो लहंगा ना होकर आरू हो। शीतल लहंगे को लिए झूमने लगती है और खुद ही गाना गुनगुनाने लगती है। इधर आरू की जीप एक जगह आके रुकती है, जिससे आरू पूरे एटीट्यूड के साथ उतरती है। इस वक्त आरू ने वाइट कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और आंखों पे चश्मा लगा रखा था। वो अंगड़ाई लेते हुए आसमान का नज़ारा देखती है, जहाँ दूर दूर तक उसे बस बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी। आरू वहाँ अकेली आई थी। वो उस बिल्डिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। इधर उस एरिया में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आई मीन 13 या 14 साल की लड़की थी, जो डरी सहमी बैठी हुई थी। वहीं उसके आसपास कई सारे गुंडे जैसे लगने वाले लोग खड़े थे। एक आदमी उस बच्ची को देखकर अपने साथी से कहता है, इस लड़की का क्या करना है। उसकी बात सुन के उसका साथी कहता है, करना क्या है, मैडम ने पैसे दिए हैं, अगर वो पैसे ना देती तो हम तो इस चुहिया का गेम बचा ही देते। उस गुंडों की बातें सुन के वो बच्ची बहुत डर जाती है और रोते हुए कहती है, अंकल मुझे घर जाना है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगती है। वह उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुन के वो गुंडे गुस्से से कहते हैं, ए चुप कर, वैसे ही रोकड़ा ना मिलने से एक तो यहाँ दिमाग खराब हुआ है और ऊपर से तेरी चूचा, चुपचाप बैठी रहा। ये गुंडे शीतल के थे और शीतल ने ही उस बच्ची को किडनैप करवाया था। बच्ची ने इस वक्त स्कूल ड्रेस पहन रखा था और उसकी ड्रेस काफ़ी गंदी हो चुकी थी और उसकी हालत भी काफ़ी बुरी थी। उसे देखकर लग रहा था मानो उसे कई दिनों से ठीक से खाना पानी न दिया गया हो। इधर सारे गुंडों के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। एक गुंडा अपने साथी से कहता है, ए चल उस मैडम को फ़ोन लगा, कहीं उस लड़की ने हम लोगों को चूना तो नहीं लगा दिया। अपने साथी की बात सुनकर वो गुंडा शीतल को फ़ोन लगाता है, लेकिन शीतल फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिससे उस गुंडों का पारा बढ़ता जा रहा था। वो गुंडा अपना माथा बंदूक से खुजलाते हुए दांत पीस के कहता है, ये लड़की ये लड़की ने धोखा दिया है, वो भी मुझे धोखा दिया। वो मुझे जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो गुंडा एक नज़र उस बच्ची को देखता है जो डरी सहमी दुबक के बैठी हुई थी। उसे देखकर वो उस पर बंदूक तान के कहता है, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा, मैं अपना काम कोई अधूरा नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो जैसे उस पर गोली चलाने वाला होता है, तभी एक गोली आके उसके हाथ में लगती है, जिससे कि उसके हाथ में मौजूद गन दूर जाके गिरती है और वो अपने हाथ को पकड़े तिलमिला जाता है। वो बेहद गुस्से से कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मुझ पे गोली चलाई। वो इतना ही कहता है कि वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़
बोलती है तेरे बाप की। सभी उस आवाज की तरफ देखते हैं जहाँ आरू खड़ी थी, जिसकी बंदूक से धुआं निकल रहा था। आरू को देखकर उन गुंडों की हालत पतली हो गई थी। वही उस बच्ची के होठों पे मुस्कान आ गई थी। वो भाग के जाती है और आरू के गले लग जाती है। आरू भी बच्ची को अपने गले लगा लेती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। यही तो वो कमजोरी थी उसकी, जिसके चलते वो इतने दिन से शीतल को झेल रही थी, जिसके लिए उसने अपनी चुहिया तक को दर्द दे दिया। उसके भाई और भाभी की बेटी थी। और नताशा की बेटी जो खुश थी, सॉरी, जिसका नाम खुशी था, जो आरू के लिए भी एक बेटी की तरह थी। आरू उसे खुद से दूर करती है और अपनी आंखें खोलकर लाल जलती हुई निगाहों से उन गुंडों को देखती है। आरू की नज़रों से एक एक गुंडे की पतलून गीली हो गई थी और उनके पैर कांपने लगे थे। आरू उस बंदूक को रखते हुए अपना बेल्ट निकालती है और उसे अपने हाथों में मोड़कर बिना किसी वार्निंग के वहाँ मौजूद गुंडों को कुत्तों की तरह मारने लगती है और मारते हुए कहती है, तुम चिंदी गुंडे, तुमको क्या लगा था तुम आरू सिंह राजपूत से उलझोगे और आरू तुम्हें छोड़ देगी? इतना कहकर वो उसे मारने लगती है। तभी वहाँ जो उस गुंडों का लीडर था, वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये बच्ची आपकी है, वरना मैं उस मैडम का साथ कभी नहीं देता। आरू सबको लाल पीला करते हुए कहती है, अबे काहे की मैडम, तुम्हारी वो मैडम खुद मेरे टुकड़ों पे पलती है और वो तुम्हें पैसे देगी। इतना कहकर वो वापस मारने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आती है और उन सबको पकड़ के ले जाती है। तभी आरू उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाती है और कहती है, चल बेटा, इन्हें तो ठिकाने लगा दिया, अब इस कहानी की असली विलेन को उसकी सही जगह पहुंचाना बाकी है, ताकि उसके बाद हम सारे लोग खुशी खुशी रहें। इधर आरू उस बच्ची को लेकर हवेली के अंदर आती है। वही नताशा भाभी और सुनीता जी परेशानी से इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। नताशा को देखकर वो बच्ची मम्मी कहते हुए भाग के जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। वहीं उस बच्ची को देखकर नताशा की आंखें नम हो जाती हैं। आखिर इतने टाइम बाद वो अपनी बेटी को देख रही थी। वो झट से उसे अपने गले लगा लेती है। उसके बाद उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहती है, कैसी है मेरी लाडो? वो बच्ची मुस्कुरा के कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नताशा वापस अपनी बेटी को गले लगा लेती है, मानो वो उसे अपने आंखों से दूर नहीं जाने देना चाहती हो। वो उसे हल्का सा दूर होके आरू से कहती है, थैंक यू आरू, अगर आप नहीं होती। नताशा इतना ही कहती कि आरू बात को बीच में काट के कहती है, कैसी बातें कर रही हो भाभी, ये मेरी भी बेटी है, मैं उसे क्यों नहीं बचाती? आरू की बात सुन नताशा की आंखें नम हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ। तभी सुनीता जी कहती है, ए बहू, ऐसे क्यों रो रही हो? अब तो हमारी लाडो आ गई है ना, अब तो सब कुछ सही हो गया है। सुनीता जी की बात सुन के आरू बिना किसी भाव के कहती है, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, अभी भी किसी का हिसाब करना बाकी है। ये सब कहते हुए आरू का चेहरा काफी कठोर लग रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। तभी उसके जेब में मौजूद फ़ोन बजता है। वो अपना फ़ोन उठा के जैसे ही कान से लगाती है, सामने वाले की बात सुन के उसकी आंखों में खून उतर जाता है और चेहरे पे परेशानी आ जाती है। वो बिना कुछ कहे हवेली से बाहर निकल जाती है। इधर एक खाई जहाँ शीतल शादी के जोड़े में और अपने हाथों में बंदूक लिए खड़ी हुई थी।
और उसके बंदूक के निशाने पर बड़की अम्मा थी। वहीं तुलसी भी उसके पास ही खड़ी थी। वो नम आंखें लिए हैरानी से शीतल को देख रही थी, जो इस वक्त गुस्से से पूरी पागल हो चुकी थी। तुलसी शीतल की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, आपको जरा सा भी शर्म नहीं आता? जिस घर ने आपको पनाह दिया, जिस परिवार ने आपको अपनाया, आप उनके साथ ऐसा कर रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये सब तुलसी रूठे हुए गले से कह रही थी। तभी बड़की अम्मा कहती हैं, बेटा ये औरत ये सब कर सकती है। काहे से? क्योंकि ये खानदानी बेशर्म है। इस पर तुम्हारे आंसू का कोई असर नहीं होगा। तो इस जैसी बेशर्म लड़की के सामने आंसू बहाना बंद करो। बड़की अम्मा की बात सुन के शीतल का खून खौल जाता है। वो दांतों को पीसते हुए कहती है, इस वक्त बुढ़िया तू मेरे बंदूक के निशाने पर है, लेकिन फिर भी ना तेरी आंखों में कोई डर नहीं है और ना ही तेरे माथे पे कोई सिकन है। तू तो बहुत ही सख्त जान है। शीतल की बातों का जवाब देते हुए बड़की अम्मा मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं ऐसे ही नहीं इस हवेली की मालकिन हूँ। तेरे जैसे कितने गीदड़ हारते हुए देखे हैं, लेकिन शेरनी बस एक ही होती है, जिसकी दहाड़ में इतनी ताकत होती है कि वो पूरा जंगल हिला कर रख दे। बड़की अम्मा की बातें सुनकर शीतल हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, वाह क्या डायलॉग मारा है। अरे बड़की अम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो मुंबई में जाकर लेखक बन जाना चाहिए। उन लोगों को तो आपका ही इंतजार है। शीतल ने बंदूक को बड़की अम्मा के सर पे रखा था, जिससे तुलसी को काफी डर लग रहा था, क्योंकि जिस तरह शीतल हरकतें कर रही थी उसे डर था कि कहीं वो बड़की अम्मा को नुकसान न पहुंचा दे। वो शीतल को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखिए जीजी, हमें जाने दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे सब कुछ तो आपको मिल चुका है, अब क्या चाहिए आपको? आज आपकी शादी है आरू से, फिर ये सब क्यों कर रही हो? तुलसी की बात सुन के शीतल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो हल्के से तेज आवाज में कहती है, कोई शादी नहीं होने वाली है, सब खत्म हो गया और अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। तुमने मेरी खुशियाँ मुझसे छीनी है, मेरे आरू को मुझसे छीना है। तुम्हें पता है, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने खुद को आरू की वाइफ के रूप में देखा है। मेरा हमेशा से एक ही सपना था, उनसे शादी करना, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। किसके चलते? सिर्फ तुम्हारे चलते तुलसी। तुम्हारे चलते मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, मैं अपने प्यार को नहीं पा सकी। लेकिन अगर मेरा प्यार मुकम्मल नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर वो बंदूक को तुलसी की तरफ तान देती है, लेकिन तुलसी के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी, बस हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने किसी को नहीं छीना, और रही बात आरू की, तो आपसे छीनने की, मैं तो उनकी ज़िंदगी में बाद में आई थी, आप तो उनकी ज़िंदगी में पहले से थी ना। फिर आपने उन्हें अपने प्यार का एहसास क्यों नहीं करवाया? प्यार छीनने से कभी हासिल नहीं होता है। सच तो यही है कि अगर मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं भी होती, तब भी वो आपसे कभी प्यार नहीं करती, क्योंकि ना तो उन्होंने आपको लेकर कभी वैसा कुछ महसूस किया और ना ही कभी आपके करीब जाने की कोशिश की। तुलसी ये सब बेहद शांत आवाज में कह रही थी। आज उसने शीतल को सच का आईना दिखाया था, जिसे शीतल देखना नहीं चाहती थी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि यार उससे प्यार नहीं करती है। वो अभी भी यही सोच रही थी कि तुलसी ने बीच में आकर उसके बीच दूरियां पैदा कर दी है, लेकिन दरार तो उनके बीच आती है जिनके बीच कोई रिश्ता होता है। लेकिन आरू के लिए तो शीतल शुरू से ही कभी कुछ नहीं थी, और शायद शीतल के मन में भी आरू के लिए प्यार नहीं था, बस एक जिद थी जिसे उसे पूरा करना था। वो भी किसी भी कीमत पे आरू को पाना चाहती थी।
तुलसी शांत नज़रों से शीतल को देख रही थी और फिर कहती है, जी अभी भी टाइम है। अपने गुनाहों को कबूल कर लीजिए और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुलसी इतना ही कहती है कि शीतल तेज आवाज में कहती है, चुप, एकदम चुप। मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें सीधा शमशान पहुंचाऊंगी। इतना कहकर वो उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन फिर अपने पास मौजूद दूसरे बंदूक को तुलसी की तरफ फेंक के कहती है, बचना है ना, सॉरी, बचाना है ना अपनी बड़की अम्मा को, तो मुझे मार दो, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगी। इस वक्त शीतल किसी पागल की तरह लग रही थी। वही तुलसी झट से बंदूक उठा लेती है और उसे शीतल पे तान देती है। अभी भी बड़की अम्मा को शीतल ने पकड़ रखा था और वो बार बार तुलसी को गोली चलाने को कह रही थी। तुलसी की आंखों के सामने एक एक करके आरू के साथ बिताए हुए पल आ रहे थे, जिसमें वो दोनों काफी खुश थे और उनके बीच कोई तीसरा नहीं था। वो कस के अपनी आंखें बंद करती है। उसकी बंद पलकों में ठहरे हुए आंसू लुढ़क के उसके गालों पे आ जाते हैं। पता नहीं क्यों तुलसी को अंदर ही अंदर एक घबराहट हो रही थी, मानो कुछ तो बुरा होने वाला है। वो गहरी सांस लेके गोली चला देती है कि तभी बड़की अम्मा गहरी सांस लेकर नम आंखें लिए वही जमीन पे गिर जाती है और तुलसी के हाथों से बंदूक छूट जाती है। तभी वहाँ एक दर्द भरी आवाज गूंजती है, बड़की अम्मा। ये आवाज आरू की थी, जो भागते हुए आई थी। सो गाइस, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है और शीतल का चैप्टर क्लोज होने वाला है। तो चलिए जानते हैं आगे वाले स्टोरी में कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।